नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज ऑपरेटिव डिजाइन एंड डिलीवरी, जिसको इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन एंड डिलीवरी या असिस्टेड डिजाइन एंड डिलीवरी भी कहा जाता है। ये वाली टाइप है जिसमें डिजाइन एंड डिलीवरी में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ा है, फोर्सअप यूज़ करने पड़े हैं या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर वेंटोस अप्लाई करना पड़ा है। अब वो बात कर रहा है कि ये जो गोल होता है इसका मेन मतलब हम क्यों इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो उसका गोल होता है एक तो स्पीड अप कर देना डिलीवरी को, मैटरनल और न्यूनेटल मोर्बिडिटी को मिनिमम रखना कि मोर्बिडिटी ना हो, क्योंकि जब फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उस केस में फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाई जाती है ताकि स्पीड अप हो जाए। अच्छा, अब वो बता रहा है कि लेकिन आपने ये तभी करना है जब सेफ्टी क्राइटेरिया मीट हो, मतलब कोई भी इंटरवेंशन हो, चाहे वो ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे कोई भी इंट्रापार्टम इंटरवेंशन हो, वो हम तभी करते हैं कि अगर सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो। तो अब उसने सेफ्टी क्राइटेरिया की बात की है, हम पहले देखते हैं वो सेफ्टी क्राइटेरिया क्या है, फिर हम यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टेबल 13.4 पे आ जाए, वहाँ पर वो बात करता है कि ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी का क्या सेफ्टी क्राइटेरिया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो उसने रिलेटेड टू एब्डोमेन और वेजाइनल एग्जामिनेशन बताए हैं, फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो मदर से रिलेटेड हैं, फिर कुछ है जो स्टाफ जिसने करवानी है ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी उससे रिलेटेड है। अगर एब्डोमिनल वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो हेड है वो फुली इंगेज होना चाहिए, ठीक है। सर्विक्स फुली डायलेटेड होनी चाहिए, मेम्ब्रेन रप्चर, क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो आप फोर्सेप अप्लाई करोगे या वैक्यूम अप्लाई करोगे, तो मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए। स्टेशन जो है वो स्टिल स्पाइन पे या उससे बिलो होना चाहिए, 0+1+2। एग्जैक्ट पोजीशन जो है हेड की पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी तो आप करेक्टली इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर सकोगे। मोल्डिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो मोल्डिंग ज़्यादा होती है, मोर देन मॉडरेट होती है, एक्सेसिव मोल्डिंग होती है, तो वो शो कर रही होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। पेल्विस इज डीम्ड एडिक्वेट, तो ये कितनी आसान चीज़ें हैं कि आपने वजाइना को एग्जामिन करना है और आपने देखना है, एब्डोमेन को एग्जामिन करना है तो देखना है एंगेजमेंट पूरी हो गई है, वजाइना को एग्जामिन करना है तो देखना है कि सर्विक्स फुली डायलेटेड है, मेम्ब्रेन रप्चर है, जो स्टेशन है वो स्टिल स्पाइन से नीचे है, पोजीशन देख लेनी है हेड की। फिर आपने मदर से रिलेटेड क्या करना है, मदर को पूरा प्रोसीजर जो है ना वो बताने बताने के बाद उसकी इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। फिर जो है ना मदर से फुल कॉपरेशन जो है ना वो इस्टेब्लिश करना है कि मदर 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 के साथ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है ताकि वो फुल कॉपरेशन कर सके। उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया देना है। अभी उसने ना टाइप्स के हिसाब से बताया, अभी मैंने आपको टाइप्स बताई नहीं ऑपरेटिव डिलीवरी की, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन अभी नाम आप देख लें कि अगर तो हम करवा रहे हैं आउटलेट डिलीवरी या लो पेल्विक डिलीवरी, उस केस में सिर्फ पेरिनियल ब्लॉक भी इनफ होगा, ठीक है। और अगर जो है वो डिलीवरी मिड पेल्विक रोटेशनल डिलीवरी की जा रही है, मतलब इतना सा आप समझ लें कि जो मिड पेल्विक रोटेशनल डिलीवरी की बात है उसका मतलब फीटस अभी थोड़ा ऊपर है पेल्विस में, उसको लेकर आना है नीचे। आउटलेट डिलीवरी का मतलब है कि फीटस नीचे आया हुआ है, ठीक है, पेल्विस में काफ़ी नीचे आया हुआ है, स्टेशन उसका काफ़ी नीचे है, तो इसमें हमें ज़्यादा जो है ना वो एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। लेकिन वो वाली डिलीवरी जो मिड पेल्विस में है उसमें आपको रीजनल ब्लॉक करना पड़ेगा, वो पूरे रीजन को फिडेंडल ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी दूसरी, मदर का ब्लैडर एम्पटी होना चाहिए, कैथीटर उसकी रिमूव कर देनी है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। स्टाफ को क्या, स्टाफ को पूरा नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल होनी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है ना उसके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो, उनके पास बैकअप प्लान हो। बैकअप प्लान हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए। पहला तो बैकअप प्लान हमें ये चाहिए कि अगर जो है ये फेल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फेल हो गई, तो आपने फ़ौरन सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है, डिले के बगैर विद इन 30 मिनट जो है ना वो सी सेक्शन फिर करना होता है। तो इसीलिए उन जो स्टाफ है वहाँ पर, वो जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन वो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो फिर सी सेक्शन करवा सके, ठीक है। मतलब अगर जूनियर भी डिलीवरी करवा रहा है तो सीनियर पास ज़रूर होना चाहिए। दूसरा बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी, आप इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी कर रहे थे, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया, पेरिनियल ट्रोमा हो गया, पोस्ट पार्टम हैमरेज शुरू हो गया, इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी तो उसको डील करने के लिए प्लान होना चाहिए। तीसरा कि आपके पास प्लान होना चाहिए कि न्यू नेट जब आएगा, यानी आपने डिलीवरी करवा ली है तो जो न्यू नेट होगा उसको कैसे रिससिटेट करना है, न्यू नेटल रिससिटेशन के लिए प्लान होना चाहिए। तो ये सारी हो जाती है जी जो सेफ्टी क्राइटेरिया। इनके लिए एक निमोनिक था, मतलब वैसे तो आपको टेबल से भी याद करना बहुत आसान है, ये नाम भूलता है, ये नाम मिक्स होता है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स के हिसाब से बता दिया कि मटर्नल कौन से पॉइंट्स हैं, फीटल कौन से पॉइंट है, सारा कुछ। लेकिन फिर भी अगर कोई ये निमोनिक करना चाहे तो फोर्सेप्स इसकी मदद से हमने निमोनिक बनाया था, यानी फोर्सेप्स जो है ना ये इसके लेटर हम यूज़ करेंगे। तो एफ से आएगा फुली डायलेटेड सर्विक्स, यानी सर्विक्स पूरी डायलेट होनी चाहिए। फिर ओ से आएगा कि ओसीपिटो एंटीरियर या ओसीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, इन दोनों में से ओसीपीटो इंटीरियर पोजीशन होनी चाहिए, वो आइडियल पोजीशन है। फिर जो है ना आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा सकते हो। आर से आ जाता है रप्चर मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए। सी से 2 से 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉपर कंसेंट लेनी है, फीमेल से इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो। दूसरा आता है कि जो कैपोट है वो मोर देन मॉडरेट नहीं होना चाहिए, यानी मोल्डिंग को कहते हैं कि मोल्डिंग मोर देन मॉडरेट नहीं होना चाहिए। मोल्डिंग हमें हमें पता है कि हम लेबर वाले चैप्टर में देख कर आए हैं कि बोन कंप्रेसिबल होती हैं, सुचर सॉफ्ट होते हैं, तो इसीलिए बोन्स ओवरलैप कर जाती हैं, लेकिन ये मोर देन मॉडरेट यानी एक्सेसिव मोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सीपीटी को पहले रूल आउट कर लेना कि सेफ्लोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर सेफ्लोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन है तो आप इंस्ट्रूमेंट लगा के भी सिर्फ ट्रोमा ही कर सकते हो, वहाँ पर आप डिलीवरी नहीं करवा सकते, फिर आपको सी सेक्शन ही करना पड़ता है। अच्छा,
ई से एम्प्टी, मतलब ई से आ जाता है एम्प्टी होना चाहिए ब्लैडर फीमेल का, और दूसरा ई से आप इंगेज देख सकते हो कि हेड फुली इंगेज होना चाहिए। पी से आ जाता है कि हेड की जो पोजीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये मैंने कहा ना कि जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो हेड की प्रॉपर पोजीशन देखनी है, क्योंकि आपने फोर्सेप अप्लाई करने हैं या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर अप्लाई करना है, तो अगर हेड की पोजीशन आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो ना। फिर एस जो लास्ट है उससे आ जाता है कि स्टाफ प्रिपरेशन। अब स्टाफ प्रिपरेशन का मैंने आपको बता दिया कि एडिक्वेट स्किल होनी चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, बैकअप प्लान होने चाहिए कि अगर कॉम्प्लिकेशन आ गई तो क्या करना है, अगर सी सेक्शन करना पड़ा तो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर जो है ना ये न्यूनेट आ जाता है तो न्यूनेटल रिससिटेशन कैसे करनी है। फिर ये जो पी था मतलब फोर्सेप वाला जो पी था एस से पहले, उसमें आप पोजीशन ऑफ हेड के साथ पीडियाट्रिशियन भी ऐड कर सकते हो, पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह से फोर्सेप का निमोनिक है, अगर कोई इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं सेफ्टी क्राइटेरिया के लिए, वरना वो टेबल भी ईजी याद हो जाता है। चलें आगे, अब वापस आते हैं अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ की तरफ ही, जहाँ पे वो बात कर रहा था सेफ्टी क्राइटेरिया की। सेफ्टी क्राइटेरिया देखा है, हमें समझ आ गया कि सेफ्टी क्राइटेरिया क्या होता है। फिर आगे उसने बात की कि जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट का उन्होंने एडवाइस की है कि अगर कोई ऑपरेटिव डिलीवरी सीखना भी चाहता है, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी में एक्सपीरियंस लेना भी चाहता है, तो पहले उसको एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी में होना चाहिए, कि पहले उसने स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी कई दफ़ा करवाई हो, उसको पता हो ये कैसे करवाते हैं, फिर उसको ये ऑपरेटिव वाली आनी चाहिए, फिर उसको इसकी समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि जो नली पैरासुमन में इसका रेट ज़्यादा है, नली पैरासुमन में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, मल्टी पैरास में इसका रेट कम है। और अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा रही हैं ताकि ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी का रेट कम हो, हमें फोर्सेप ना यूज़ करने पड़े, क्योंकि आगे मैं आपको उनकी डिसएडवांटेजेस बताऊंगी कि फोर्सेप अप्लाई करने से या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर अप्लाई करने से क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो इसीलिए अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा रही हैं। वो स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं? जैसे 1-to-1 मिडवाइफरी केयर लेबर में, और बर्थ पार्टनर वहाँ पर प्रेजेंट हो, ताकि जो मदर है ना वो इमोशनल उसको सपोर्ट मिलती रहे और वो ज़्यादा एफर्ट लगा सके, वो रिलैक्स रहे, क्योंकि बाजू का हमें ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी उस केस में भी करनी पड़ती है जब मदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टायरिंग मतलब हो जाती है, और वो चाह रही होती है कि स्पीड अप हो जाए बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिलीवरी, तो इसीलिए मदर जो है वो रिलैक्स होगी, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे तो इसका कम चांस है ओवीडी के। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर सेकंड स्टेज में जो है वो पुशिंग को थोड़ा डिले करें, मतलब पुशिंग को डिले करें कि स्पॉन्टेनियस ही पुशिंग शुरू हो जाए, हम पहले से ना वुमन को कहना शुरू कर दें कि करो पुश करो, ठीक है, उसको थोड़ा डिले करें, उससे भी ओवीडी के चांस कम होते हैं। एपिडुरल एनाल्जेसिया देने से उसने कहा कम होते हैं। अब जब हमने एपिडुरल एनाल्जेसिया पढ़ा था ना लेबर वाले चैप्टर में, उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने कहा था कि एपिडुरल एनाल्जेसिया से ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि एपिडुरल एनाल्जेसिया देने का फ़ायदा है कि ओवीडी के रेट कम है ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी की, क्योंकि जब एपिडुरल एनाल्जेसिया दिया जाता है तो जो है ना वो यूजुअली मदर जल्दी पुशिंग नहीं शुरू करती, ठीक है, रिलैक्स होती है और फिर बाद में वो स्पॉन्टेनियस पुशिंग उसकी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है जी कि अगर जो है ना वो आपने ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, आप एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीटोसिन देने से वो यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डिलीवरी खुद हो जाएगी, आपको फोर्सअप वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। या मटर्नल रीपोजिशनिंग, मदर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये की जा रही हैं, स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जा रही हैं ताकि हमें इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करने पड़े। फिर आगे हिस्ट्री बताता है सारी फोर्सेप डिलीवरी की, किसी ने अगर इसको रीड करना है तो कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको रीड करना है वैसे ही मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब आप आ जाइए इंडिकेशंस पर कि क्या इंडिकेशंस है, हमें कब जो है वो फोर्सेप लगाने पड़ते हैं, कब हमें ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन जो फीटल फैक्टर है ना, फीटल से रिलेटेड, वो सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज है, कि जब आपको नजर आए कि अगर लेबर फर्दर प्रोलॉन्ग हुई या हमने डिलीवरी को ऐसे ही छोड़ा स्पॉन्टेनियसली होने के लिए, तो फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फीटल को इंट्रापार्टम डेथ हो सकती है, तब हम जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटल की तरफ जाते हैं। और हमें कैसे पता चलता है फीटल कॉम्प्रोमाइज का? सीटीजी से पता चलता है, सीटीजी पैथोलॉजिकल आ जाती है। उसके बाद वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन मैटरनल अगर फैक्टर देखा जाए तो वो होता है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, सेकंड स्टेज लेबर बहुत लंबी हो गई है। ये चीज़ हमने लेबर के चैप्टर में बहुत दफ़ा रिवाइज की थी कि जब एक दफ़ा फर्स्ट स्टेज पूरी हो जाए और पुशिंग स्टार्ट हो जाए, तब विदन जो है ना वो 3 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा में और विदन आई गेस 2 आवर था मल्टी ग्रेविडा में जो है ना फीटस डिलीवर हो जाना चाहिए। इससे लंबा ये नहीं है कि 4-5 घंटे गुजर गए हैं, सर्विक्स फुली डायलेटेड है लेकिन फीटस डिलीवरी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, सेकंड स्टेज बहुत प्रोलॉन्ग हो रही है, तो फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा देनी है। फिर हमने जब एबनॉर्मल लेबर पढ़ी, एबनॉर्मल लेबर में हमने डिस्कस किया कि सेकंड स्टेज क्यों यूजली प्रोलॉन्ग हो रही होती है, सेकंड स्टेज में क्यों रेस्ट आ रहा होता है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक जो था वो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से प्रोलॉन्ग हो रही थी, एक था पेनियल रेजिस्टेंट थी, दूसरा था सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन था, फिर था कि अगर मैल पोजीशन है, मैल जो है ना वो उसकी फीटस की इस तरह की जो थे ना, वो हमने बहुत सारी इसके कॉजेज पढ़े थे। तो उनमें से कोई कॉज और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, तब आप उनमें से कुछ केसेस में जो है ना वो, सब केसेस में तो नहीं लेकिन कुछ केसेस में आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है ना वो कर सकते हो। तो यही बात वो सारी यहाँ पे कर रहा है कि अगर इनएफिशिएंट यूट्राइन एक्टिविटी हो और जो है वो सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये प्रोलॉन्ग करवा देती हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को, फिर आपको इंस्ट्रूमेंटल करवानी पड़ती है।
जैसे मैंने बताया आगे वही बात करते हैं कि ये नहीं है कि जब भी सेकंड स्टेज ऑब्स्ट्रक्ट होगी, जब भी सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग होगी, आपने हमेशा इंस्ट्रूमेंटली करवानी है, ऐसा नहीं होता, ये चेंज होता है, ये वेरी करता है, कोज टू कोज वेरी करता है। कुछ केसेस में हम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मोक्सिटोसिन दे दें, जैसे अगर किसी को जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मसला है कि इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दो, उसकी यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डिलीवरी हो जाएगी। कुछ केस में मटर्नल पोजीशन चेंज करने को प्रेफर करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पे चले जाते हैं, हम जो है बाकी कोई चीज़ नहीं सोचते। कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जैसे सेप्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, आप उसमें ये नहीं करते, आप फिर डायरेक्टली सी सेक्शन पे चले जाते हो। इस तरह ये नहीं है कि जहां पे भी लफज आ रहा है कि सेकंड स्टेज जो है ना वो प्रोलॉन्ग है तो आपने कहना है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होगी, आपने उसका कोर्स देखना है और कोर्स के हिसाब से डिसीजन लेना है कि इसमें हम जो है ना ऑक्सीटोसिन देंगे, या इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, या इसमें हम सी सेक्शन करेंगे। आगे मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताऊंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि कौन से कॉजेज हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करते, हम सी सेक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वो टेबल बता रहा है जी इंडिकेशंस का और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का, ये दोनों ही टेबल इंपॉर्टेंट है। पहले इंडिकेशंस की बात करते हैं। अगेन इंडिकेशंस फीटल के जो है फैक्टर पे भी होंगी और मटर्नल के भी। फीटल में सबसे पहले क्या रहता है, फीटल का कॉम्प्रोमाइज। अब फीटल का कॉम्प्रोमाइज आप कैसे सस्पेक्ट करते हो, ये भी लेबर वाले चैप्टर में हम देख कर हैं कि फीटल का कॉम्प्रोमाइज सस्पेक्ट किया जाता है अगर सीटीजी जो है वो खराब आना शुरू हो जाए, अगर फीटल ब्लड सैंपलिंग की रिपोर्ट खराब हो, या थिक ग्रीन मिकोनियम आना शुरू हो जाए। फिर बात करते हैं कि मैटरनल के क्या फैक्टर हो सकते हैं। नली पेरस वुमेन है और जो है ना वो सेकंड स्टेज उसकी चल रही है, लेकिन 3 घंटे गुजर गए, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, 3 घंटे गुजर गए हैं। यानी अगर आपने एपिड्यूरल दिया है फिर 3 घंटे, अगर आपने एपिड्यूरल भी नहीं दिया फिर तो इससे भी जल्दी हो जानी चाहिए थी डिलीवरी, फिर 2 घंटे की लिमिट है कि अगर 2 घंटे गुजर गए हैं उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो आपने जो है ना फिर वो उसको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी है। मल्टीपरस वुमेन में जो है वो अगर एपिड्यूरल के साथ 2 आवर्स देखना है और एपिड्यूरल के बगैर, तो उसकी 1 घंटे में डिलीवरी शुरू, मतलब ये नहीं कि पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, कि हेड जो है उसकी क्रॉनिंग हो, हेड जो है डिलीवर हो, इस तरह तो ये तो नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, तो आपने 1 घंटा इंतजार करना है। मल्टी पैलेस में अगर नहीं कोई प्रोग्रेस हुई तो आपने उसको इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करने हैं, और नली पैलेस में आपने 2 घंटे इंतजार कर लिया, कोई प्रोग्रेस नहीं, आपने इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करने हैं। ये मैं बता रही हूँ विदाउट एपिड्यूरल। अगर एपिड्यूरल अप्लाई किया हो तो थोड़ा प्रोग्रेस आपको पता है स्लो हो जाती है, फिर आप इसको 1-1 घंटा फर्दर डिले कर सकते हो। आगे अगर मैंने कहा कि मटरनल एग्जॉशन, मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जा रही है 1-to-1 मिडवाइफरी केयर और बर्थ पार्टनर, इसीलिए अप्लाई की जा रही है कि जो मदर है वो रिलैक्स रहे, उसको इमोशनल सपोर्ट मिले, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो अगर मदर जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गई या मदर को डिस्ट्रेस हो गया, तब भी आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी पड़ेगी। फिर कुछ मेडिकल इंडिकेशंस आ जाती हैं। मेडिकल इंडिकेशंस में कौन सी मेडिकल इंडिकेशंस हो सकती हैं, जरा आप खुद सोचें। वो वाली मेडिकल इंडिकेशंस हो सकती है मदर की जिसमें पुशिंग उसके लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे होता है ना कोई हार्ट का मसला हो तो पेशेंट को कहा जाता है, नॉर्मली मैं बात करी हूँ, हार्ट पेशेंट को कहा जाता है आपने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने जो है एक्सर्शन नहीं करनी, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉब्लम वर्सन हो सकता है। अब एक फीमेल है, उसको पहले ही हार्ट डिजीज है, आप उसको कहोगे तुम पुशिंग करो, पुशिंग ज्यादा करो, तो इससे अपना और उसका जो है ना वो हार्ट उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर कार्डिक डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ सेरिब्रल वास्कुलर डिजीज है, तो इस तरह के केसेस में, या मदर को कोई मस्कुलर मसला है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, या स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी है, इस केस में वो कुछ केसेस में तो पुश वो कर नहीं सकती, कुछ में अगर वो पुश करेगी तो उसको अपना खतरा है, तो इसीलिए इन केसेस में भी आप फिर पुशिंग की बजाय आप सेकंड स्टेज में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को प्रेफर करते हो। तो ये सारी जो थी वो मैंने डिटेल में इंडिकेशंस आपको बता दी हैं, इतनी डिटेल में बता दी हैं कि आपको याद रहेंगी। अब आ जाती है जी क्लासिफिकेशन, उससे पहले बताइए। ये क्लासिफिकेशन वही है जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि आउटलेट वो वाला पॉइंट है कि फीटस जो है ना वो काफी, मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि आउटलेट वो वाला पॉइंट है कि फीटस जो है ना वो काफी नीचे आ चुका है, अब आपको थोड़ा ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब बात करते हैं मिड की या लो की, उसमें फीटस बहुत ऊपर है, मतलब इतना पेल्विस में ऊपर है कि आपको जरा आउटलेट की निस्बत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आउटलेट की बात करें तो फीटल का स्कैल्प है वो आपको विजिबल हो रहा है, आपने ले लिया सेपरेट भी नहीं किया, आपने हाथ भी नहीं लगाया, आपको वैसे ही खड़े हैंड्स ऑफ टेक्निक पे आपको उसका हेड जो है ना वो विजिबल हो रहा है। फीटस का जो स्केल है वो पेल्विक फ्लोर तक पहुंच चुका है, और जो सूचर है फीटस का वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में ही है, और उसमें जो है ना वो रोटेशन 45 डिग्री से ज़्यादा की रोटेशन नहीं हुई, मतलब हेड की रोटेशन भी नॉर्मल है, हेड की पोजीशन भी नॉर्मल है, और फीटस का जो है फीटस जो है ना उसका हेड पेरिनियम तक आ चुका है। ठीक है, तो ये एक फेवरेबल चीज़ है। आउटलेट, इसमें आपने आउटलेट फोर्सअप लगाना होता है और उसको डिलीवर करवा लेना होता है। अब आ जाती थी लो, लो जो ऑपरेटिव डिजाइन, इसमें क्या होता है कि जो स्कल है ना वो अभी जो है ना वो पेल्विक फ्लोर तक नहीं पहुंची। आउटलेट में तो पेल्विक फ्लोर तक पहुंच गई थी, लो में याद रखना है पेल्विक फ्लोर तक नहीं हेड आया, लेकिन उसका जो स्टेशन है ना वो 2 से ज्यादा ही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा ही स्टेशन है, यानी स्टील स्पाइन से इतना नीचे वो है हेड। और जो है ना वो इसमें इसकी फर्दर दो सब डिवीजन है, इसमें रोटेशन 45 से ज्यादा भी हो सकती है और 45 डिग्री से कम भी हो सकती है। ठीक है, आउटलेट में तो ये था ना कि रोटेशन 45 से ज्यादा नहीं होती, कम ही होती है, लेकिन इसमें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसको हम लो में काउंट करते हैं। और इसमें जो है पेल्विक फ्लोर तक वो नहीं पहुंचा। आगे बात करते हैं जी मिड मिड की। मिड में क्या है कि जो फीटस है उसकी एंगेजमेंट तो
फुल है, फुली वो एंगेज्ड है, यानी उसका कोई भी जो है ना वो पोर्शन एब्डोमेन में पाल्पेबल नहीं है, या अगर पाल्पेबल भी है तो 1/5 पाल्पेबल है, यानी वो फुली एंगेज्ड हेड है। लेकिन उसका जो स्टेशन है ना वो 2 से कम है, स्टेशन उसका 2 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको मिड कहेंगे। और इसमें भी रोटेशन 45 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। तो ये आउटलेट लो मिड है। हाई वाला जो यूजुअली है उसको क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है, इसमें आप क्या फोर्सेप लगाओगे। ये जी स्टेशन -1 है, इसका तो स्टिल स्पाइन तक नहीं हेड आया, उससे भी ऊपर है, तो ये काउंट नहीं करते। आउटलेट लो और मिड को काउंट करते हैं, जिनका मैंने बता दिया। मैं रिवाइज कराती हूँ। आउटलेट में जो हेड है वो विजिबल है विदाउट सेपरेटिंग लेबिया, पेल्विक फ्लोर पेरिनियम तक वो पहुंच चुका है, और उसका जो डायमीटर है वो भी एंटीरोपोस्टीरियर है। लो में वो स्टेशन तो उसका 2 से ज़्यादा है, लेकिन पेल्विक फ्लोर तक नहीं आया। मिड में वो स्टेशन भी 2 से कम है, लेकिन हार्ट फुली एंगेज्ड है। ठीक है, चले अब बात करेंगे जी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। मैंने कहा था ना कि आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिकेशंस क्या हैं, कब हम इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं, और ये भी देखेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर एंगेजमेंट फुली नहीं ना हुई, अगर फीटस का जो हेड है वो आपको मोर देन 2/5 एब्डोमेन पाल्पेट हो रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुई, फुली एंगेज नहीं है, तब आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर आप उस पर फोर्स लगाओगे, ट्रोमा होगा। इसीलिए तब आपने ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा, अगर जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड नहीं है, तब भी ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, चाहे फोर्सेप वाली है चाहे वैक्यूम वाली है, दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आगे जो उसने कॉजेज बताए ना वो वेरी करते हैं, कुछ जो है वो वैक्यूम के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कुछ जो है फोर्सेप के लिए। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर ये 4 पॉइंट प्रेजेंट हो तो तब कभी भी हम वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज नहीं करते, वेंटोज आपने अप्लाई नहीं करना। पहला आ जाता है कि अगर फेस प्रेजेंटेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है, अगर इंट्रोयूट्राइन डेथ हो चुकी है, और अगर प्री टर्म है, प्री टर्म का मतलब क्या है, 34, उसने बुक में यहाँ लिखा कि अगर रजिस्ट्रेशन लेस देन 34 है, ठीक है, लेकिन आप प्री टर्म भी लिख सकते हो, टर्म तो 37 पे शुरू होती है ना। प्री टर्म में भी हम वैक्यूम यानी वेंटोज यूज नहीं करते। लेकिन ये चारों पॉइंट फोर्सेप के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। फोर्सेप जो है वो आप बीच में भी यूज कर सकते हो, फोर्सेप फेस प्रेजेंटेशन में हाँ बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होती है इन चीजों के लिए, और इंटरट्रेन डेथ में और प्री टर्म में यूज किया जा सकता है। आगे चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यही है कि आपने जो है ना अपनी स्किल भी देखनी है, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो, फोर्सअप कर सकते हो या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कर सकते हो। दूसरी जो इसमें बात उसने की है, उसने ये कहा कि कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वेंटोस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो वेंटोस है ना अब वो मैटरनल ट्रोमा कम करवाता है। वेंटोस का फीटस रिलेटेड ट्रोमा ज़्यादा हो जाता है, और वेंटोस फीटल रिलेटेड ट्रोमा क्या करवाता है, वो सेफ्लोहीमाटोमा करवा सकता है, स्कैल्प एब्रेजन्स करवा सकता है, सब गैलियल हीमाटोमा, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, रेटिनल हैमरेज हो सकता है, सब कंजक्टिवल हैमरेज हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीटस में हो सकती हैं वैक्यूम की वजह से, लेकिन वैक्यूम जो है मैटरनल ट्रोमा कम करवाता है, तो कुछ इसको प्रेफर करते हैं। फिर अगर फोर्सअप की बात करें तो वो फीटस ट्रोमा लेस करवाता है, वो मैटरनल ट्रोमा ज़्यादा करवा देता है। मैटरनल में जो है वजाइना में सर्विक्स में लेसरेशंस करवा सकता है, हमें जो है ना वो एपिसियोटमी करनी पड़ सकती है, 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर्स आ सकते हैं, वुल्वा में हीमाटोमा बन सकता है, यूट्रस का रप्चर हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये फोर्सअप करवा सकता है, और जो पहली मैंने चीज़ें बताई वो वेंटोस करवा सकता है। लेकिन ये एक लाइन आपने याद रखनी है कि वेंटोस जो है वो ज़्यादा फीटस का ट्रोमा करवाता है, लेस मैटरनल ट्रोमा, और जो फोर्सअप है वो मोर मैटरनल ट्रोमा और लेस फीटल ट्रोमा। तो ये जो मैंने सही आपको समरी बता दी है पूरे चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, उसने यही बातें की हुई हैं। आगे आ जाता है जी कि प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ डिलीवरी भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हमने करना है। पहले ना प्रोसीजर में अब आपने ये तो नहीं है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट उठाए और लगा दी, आपने पहले इवैल्यूएट करना है। थोरो एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा, जैसे वो हमने सेफ्टी क्राइटेरिया भी तो पूरा करना है ना। तो सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम एब्डोमिनल वेजाइनल एग्जामिनेशन करें, फीटल का लाई देखें, प्रेजेंटेशन, उसकी इंगेजमेंट देखें, उसका स्टेशन देखें, उसकी पोजीशन देखें, एटीट्यूड, डिग्री कितनी है मोल्डिंग की। ये सब कुछ हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ओवीडी का सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन पे भी देखना है कि कोई मैकेनिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है ओवीडी के लिए। फिर आगे बताता है कि कुछ पेल्विस की शेप है, जैसे एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस है, ये मैं सारी आपको शेप्स उसमें पढ़ा के आई हूँ लिबर वाले चैप्टर में। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होती है वो नैरो होती है, एंड्रॉइड उसने का मेल पेल्विस होती है, ये फनल शेप्ड होती है, पेलिप्टिलोइड जो है वो इलिप्टिकल होती है। अगर ये वाली पेल्विस की शेप है तो इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी को बहुत मुश्किल करा देती हैं, और इनमें जो है ना वो नहीं प्रेफर किया जाता। तो ये आपने पूरी वैल्यूएशन करी, आपने एब्डोमिनल वेजाइनल पेल्विक एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, और आपको लगा कि सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, हम इसकी जो है ना वेजाइनल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। फिर आपने आगे प्रोसीड करना है, आपने एनाल्जेसिया देना है। एनाल्जेसिया जो है वो आपने फोर्सेप के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वेंटोस की निस्बत।
और एक चीज़ मैं आपको सेफ्टी क्राइटेरिया में बता चुकी हूँ कि अगर जो है वो मिड पेल्विक जो है ना वो फोर्सेप्स से डिलीवरी करवानी पड़ी यानी हेड फीटस का ऊपर है, तो फिर आपको पूरे रीजन का एनालिसिया देना पड़ता है, क्योंकि मिड पेल्विस तक आपने जाना है तो पेन होगी ज़्यादा, तो आपको रीजनल एनालिसिया देना है। और दूसरी वो बात करें कि अगर आपने रिजिड कप वेंटोस करवाना है, पहले तो उसने फोर्सेप की बात बता दी ना कि मिड पेल्विस में आपको रीजनल देना पड़ता है, लेकिन अगर वेंटोस की बात आता है कि अगर आपने रिजिड कप यूज़ करना है वेंटोस के लिए, तो आपने प्यूडेंटल नर्व को ब्लो करना है और साथ पेरिनियम को इन्फिल्ट्रेट कर देना है लोकल एनेस्थेटिक के साथ। और अगर आपने सॉफ्ट कप के साथ करना है तो फिर आप सिर्फ पेनिनियल को इन्फिल्ट्रेट करोगे लोकल एनेस्थेटिक के साथ, आपको फिर डंडल नर्व ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेंटोस में दो तरह के होते हैं, रिजिड कप भी होता है, सॉफ्ट कप भी होता है, उस हिसाब से उसने बता दिया। और जो फोर्सेप है उसमें अगर हम उसमें पोजीशन के हिसाब से वैरी करते हैं, अगर मिड पेल्विस से करवा रहे हैं तो हमें रीजनल देना पड़ेगा, अगर जो है ना वो हम आउटलेट पे करवा रहे हैं तो हम सिर्फ लोकल देंगे, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं जी पोजीशनिंग की। तो ट्रेडिशनली ये कैसे होता है, पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में होता है, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, मैं ऑलरेडी सेफ्टी क्राइटेरिया में बता चुकी हूँ, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। फिर आ जाती है जी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। पहले आपको कॉन्टीजेंसी का मतलब बताना चाहिए, फिर आपकी प्लानिंग की समझ आएगी। कॉन्टीजेंसी कहते हैं कि कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट या कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो पॉसिबल है, यानी जिसकी पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है, बट सर्टन नहीं है कि वो होगा ही, ये नहीं है कि 100% वो होना ही होना है, लेकिन हो सकता है, मतलब माइट भी पॉसिबल। तो उस सर्कमस्टांस के होने के चांसेस हैं, इसीलिए हम पहले से उसके लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। ये भी आपने सेफ्टी क्राइटेरिया में देखा है ना कि आप अगर डिलीवरी करवाने लगे ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल, तो आपने पहले से तैयार रहना है, बैकअप प्लान आपके पास होने चाहिए। तो उसी की वो इसमें बात करता है कि बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तब क्या करना है, अगर ये फेल हो गई तब क्या करना है, सी सेक्शन करना पड़ गया तब कैसे प्रोसीड करना है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया तब क्या करना है, ठीक है। और इन सब के लिए स्किल्स होनी चाहिए, इन सब के लिए सीनियर्स मौजूद होने चाहिए। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया तब कैसे प्रोसीड करना है, और लॉजिकल और काम मैनर में इनको जो है ना मैनेज करना है। ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो ऐसे पैनिक ही कर गए और वो उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दिया, उनको समझ ही नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है। तो काम और लॉजिकल मैनर में चलना है, सीनियर मौजूद होने चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन मौजूद होने चाहिए, और आपको पहले से इस चीज़ की प्लानिंग करनी है। चलिए ये भी हमने देख लिया कॉन्टिनेंसी प्लानिंग। आगे आ जाती है जी इंस्ट्रूमेंट की टाइप। अब हम बात करेंगे अलहदा से कि वैक्यूम कैसे काम करते हैं, उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, और फोर्सेप में क्या। अभी तो हम दोनों को तकरीबन एक साथ ही पढ़े थे, अब वैक्यूम की और फोर्सेप की बात अलग अलग करेंगे। अब वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की बात करता है कि इसमें एक सक्शन कप होता है, एक जो है वो सिलास्टिक रिजिड कंस्ट्रक्शन होती है, एक ट्यूबिंग के जरिए उसके साथ कनेक्ट होता है सोर्स के साथ जहाँ से वैक्यूम आएगा। और डायरेक्टली जो है वो कह रहा है कि ट्रैक्शन आप अप्लाई कर सकते हो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस पर। अब आपको पता है प्रेजेंटिंग पार्ट वटिस होता है आइडियली, तो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस पे आप डायरेक्टली ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, और उससे जो है ना फिर वो साथ साथ मैटरनल पुशिंग भी होनी चाहिए, मदर भी पुश करिए, सेकंड स्टेज में करते हैं ना तो मदर भी पुश करिए, आप ट्रैक्शन भी अप्लाई करो तो उससे डिलीवरी स्पीड अप हो जाती है। फिर अगर उसने बात की कि अब वो जो इतने बड़े बड़े हमें जो है ना वो सक्शन जनरेटर रखने पड़ते थे सक्शन क्रिएट करने के लिए, मैंने कहा ना कि ट्यूब की मदद से वो सक्शन कप जो है ना वो उस सोर्स के साथ अटैच होगा, उस जनरेटर के साथ अटैच होगा। अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब हेल्ड पंप आ गए हैं, वहाँ पंप से जो है ना वो वैक्यूम जनरेट कर लेते हैं। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखा था, मैं बता रही हूँ। फिर वो कह रहे हैं लेकिन ये देखा गया कि जो हैंड हेल्ड है इनका थोड़ा फेलियर रेट ज़्यादा है, बट हमने इसका ना ये निकाला है, इसका क्या कहते हैं, दलील, हाँ दलील हमने ये दी है कि ना ये अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि अभी रिसेंटली ये चीज़ आई है, ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा लर्निंग कर्व अभी होगी, अडाप्ट फिर हम कर जाएंगे, इसके लिए भी इसका फेलियर रेट खुद ही कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करती हैं जी टेक्निक की। अब उसने ज़रा सॉफ्ट और रिजिड कप को थोड़ा कंपेयर किया है कि जो सॉफ्ट कप होते हैं उनका फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रोमा कम करते हैं, स्कैल्प इंजरी कम करते हैं फीटस की। लेकिन जो मैटरनल ट्रोमा के हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जितना ट्रोमा करवा देते हैं, सॉफ्ट भी रिजिड भी। लेकिन फीटस के हिसाब से सॉफ्ट वैक्यूम कम ज़रा कम ट्रोमा करते हैं, और सॉफ्ट कप हम तब यूज़ करते हैं अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो, ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन हो, यानी आइडियल पोजीशन हो फीटस की तो हम सॉफ्ट कप को प्रेफर करते हैं, लेकिन रिजिड कप को प्रेफर किया जाता है अगर जो पोजीशन है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो या पोजीशन ट्रांसवर्स हो या ऑक्सीपिटो इंटीरियर ही हो लेकिन पोटेंशियली डिफिकल्ट पोजीशन हो, तो उन केसेस में फिर हम, यानी इन्फेंट का साइज लार्ज है, पोजीशन तो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, बट थोड़ा डिफिकल्ट डिलीवरी हो सकती है, उस केस में फिर हम रिजिड ही कप यूज़ करते हैं। आगे वो बात करते हैं कि अगर आपने सक्सेसफुल वेंटोस डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए आपको फ्लेक्शन पॉइंट की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। फ्लेक्शन पॉइंट बहुत वाइटल है। फ्लेक्शन पॉइंट ना वो वाली जगह है जहाँ पर आपने कप अप्लाई करना है। ये होता है जी 3 सेंटीमीटर इंटीरियर टू पोस्टीरियर फंटनाले, यानी पोस्टीरियर फंटनाले के बहुत पास होता है, 3 सेंटीमीटर इंटीरियर टू पोस्टीरियर फंटनाले एंड 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू इंटीरियर फंटनाले, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि पोस्टीरियर फंटनाले के पास होगा, क्योंकि हेड फ्लेक्स है ना, तो पोस्टीरियर फंटनाले जो है वो आगे की तरफ आया था, फ्रंट की तरफ आया था, तो वहाँ उसके पास हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। इसके ऊपर आपने इस पोजीशन पे फ्लेक्शन पॉइंट पे आपने कप प्लेस कर देना है।
अगर आपने यहाँ पे अप्लाई ना किया तो किसी और जगह पे अप्लाई कर दिया तो फीटस का जो हेड है ना उसकी डिफ्लेक्शन हो सकती है और उससे भी बड़ा मसला होगा डिलीवरी में। आगे बता रहा है कि वैक्यूम प्रेशर कितना यूज़ करना है, तो वैक्यूम प्रेशर जो है यूजली 0.6 से 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के का जो है ना वो अप्लाई करते हैं, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। और कुछ जो है वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि पहले सिर्फ 0.2 kg का प्रेशर अप्लाई करें और चेक करें, ये चेक करें कि कोई मदर का टिश्यू तो नहीं अंदर आ गया, अगर कप के एज में आ गया, अगर कोई मदर का टिश्यू आ गया तो उसको रिलीज़ करें, अगर नहीं आया तो फिर उसको प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें 0.8 तक। ठीक है, तो ये भी ना टेक्निक यूज़ की जाती है। अब जो ट्रैक्शन है, अभी ट्रैक्शन अप्लाई होगी लीस्ट रेजिस्टेंस की साइड पे अलोंग द एक्सिस ऑफ पेल्विस, ट्रैक्शन अप्लाई करनी है यूजुअली 90 डिग्री टू द कप। और जब ट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अपना थंब और अपनी फोर फिंगर कप के ऊपर भी रखेगा और फिटर की स्कैप के ऊपर भी रखेगा। ठीक है, तो ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, हम पुल कर रहे हैं ना, पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जेंटल ट्रैक्शन होनी चाहिए, नहीं आपने इतनी जोर से उसको बेचारे को खींचना है, उसका ट्रॉमा हो रहा है। जेंटल और केयर के साथ ट्रैक्शन करनी है और कोऑर्डिनेट करते हुए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, यानी जिस टाइम पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करिए, मदर पुश करिए, उसी टाइम पे आप ट्रैक्शन लगाएं, फिर इजीली जो है वो जेंटली फीटस डिलीवर हो जाएगा। अब आगे बात आ जाती है कि कितने आपने जो है ना वो दफ़ा ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। वो तो कह रहा है कि जैसे ही हमने अप्लाई करनी है ना फ़ौरन सिर्फ क्राउनिंग हो जानी चाहिए। और जो है ना वो कुछ तो ये करते हैं कि सिर्फ 3 स्मॉल पुल यूज़ करते हैं कि थोड़े 3 दफ़ा उसको पुल करना है आहिस्ता-आहिस्ता जेंटली, ताकि पेरिनियल ट्रॉमा भी तो नहीं ना करना, मिनिमाइज़ पेरिनियल ट्रॉमा करने के लिए, और 3 पुल अप्लाई करने से डिलीवरी हो जानी चाहिए। और अगर 2 दफ़ा पॉप ऑफ हो गया ना, पॉप ऑफ का मतलब होता है कि आपने सक्शन कप अप्लाई किया हुआ था और वो रिमूव हो गया, सही से यहाँ अप्लाई नहीं हुआ था या कोई भी रीज़न थी वो रिमूव हो गया, उसको कहते हैं पॉप ऑफ। तो अगर 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है ना तो फिर फर्दर उसको नहीं वो एडवाइस करते कि अब दोबारा अप्लाई करिए, जो सिर्फ 2 दफ़ा अगर उतर गया तो मतलब अब ये फेल होगी वैक्यूम डिलीवरी। और 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम है कि आपने जब डिलीवरी स्टार्ट की है वैक्यूम की मदद से तो 15 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ना ही ज़्यादा उसको पुल करते रहना है, ना ही और जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ एंड पे उसने बातें बताई हैं जो ज़हन में रखनी है कि 2 दफ़ा सिर्फ पॉप ऑफ की लिमिट है, 3 दफ़ा जो है स्मॉल पुल लगाने हैं, 15 मिनट में डिलीवरी हो जानी चाहिए। फिर आगे उसने कहा कुछ केसेस में जिसमें हम डोज को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं करते, कि ये करना ही नहीं है। अगर हेड की पोजीशन ही ना बताओ, क्योंकि जब हेड की पोजीशन ही नहीं पता, फ्लेक्शन पॉइंट नहीं पता, तो आप मेंटोस ही नहीं अप्लाई कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा मोल्डिंग हुई हो और अगर जो है ना सीपीडी की सब्सटेंशियल डिग्री हो, बहुत ज़्यादा सीपीडी हो, तो तब भी नहीं करते। और अगर जो है ना ऑपरेटर इनएक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी हम वेंटोस नहीं यूज़ करते। यहाँ पे वेंटोस का टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको मैंने वेंटोस की स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बता दी कि किन किन केसेस में इसको नहीं यूज़ करते। ये भी बता दिया कि वेंटोस का स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज क्या होता है, कि जो वेंटोस होता है ना वो ज़्यादा फीटस का ट्रॉमा करवाता है। मदर का ट्रॉमा तो कम करवा रहा है क्योंकि डायरेक्टली फीटस पे अप्लाइड है, लेकिन फीटस का ये ट्रॉमा बहुत करवा देता है कि ये जो सेफ्लोहेमाटोमा या जो भी सारे हेमरेजेस वगैरह हैं ये करवा सकता है। ठीक है, ये भी बता दिया कि 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें वेंटोस को हम प्रेफर नहीं करते हैं, फॉरसेप को प्रेफर करते हैं। ये भी बता दिया कि वेंटोस जो है ना उसमें रिजिड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, दोनों को कंपेयर भी कर लिया कि रिजिड में कौन सा एनेस्थीसिया देना है, सॉफ्ट में कौन सा देना है, रिजिड कब यूज़ करना है, सॉफ्ट कब यूज़ करना है, सारी टेक्निक भी देख ली। और ये भी देख लिया कि कितने मिनट में काम हो जाना चाहिए। आगे अब हमने जो बात करनी है ना वो फोर्सेप्स की करनी है। ओके ना, जो बेसिक डिज़ाइन है फोर्सेप का बड़ी देर से वही चल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया। 2 ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड के बाद शैंक आता है, शैंक जो है वो आके लोक पे मिल जाते हैं, हैंडल होता है फिर जहाँ से पकड़ना होता है और जहाँ से ट्रैक्शन अप्लाई करनी होती है। आगे उसने कहा कि अब जो ब्लेड्स हैं वो फेनेस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, इनमें सुराख हो सकते हैं, स्यूडो फेनेस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। फेनेस्ट्रेटेड वैसे प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद वो बात कर रहा है कि फोर्सेप हम रोटेशनल भी यूज़ करते हैं, नॉन रोटेशनल भी। नॉन रोटेशनल फोर्सेप जो है वो सिम्पसन फोर्सेप उसकी एक एग्जांपल है। ये तब यूज़ करनी है कि जब जो है ना वो पोजीशन भी उसकी ऑक्सीपिटो इंटीरियर है और डेविएशन भी 45 डिग्री से कम है, तब आपने आराम से नॉन रोटेशनल फोर्सेप अप्लाई करके डिलीवरी करवा लेनी है। लेकिन अगर जो है ना वो जो है वो हेड की पोजीशन 45 डिग्री से ज़्यादा उसकी डेविएशन हुई हुई है, तब आपको पहले रोटेशन करवानी पड़ेगी, फिर आप ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, तो उस केस में आपको रोटेशनल फोर्सेप यूज़ करनी है, जिसमें किल एंड फोर्सेप आ जाता है। फिगर में इसने किल एंड भी दिखा दिया, सिम्पसन भी दिखा दिया है। तो सिम्पसन नॉन रोटेशनल है, किल एंड रोटेशनल है। ठीक है, सिम्पसन तब भी है ना जब 45 डिग्री से कम डेविएशन है, किल एंड तब करना है जब 45 डिग्री से ज़्यादा डेविएशन है। जब हमने वो इसकी क्लासिफिकेशन की थी ऑपरेटिव डिजाइन डिलीवरी की, तो उसमें हमने देखा था ना कि जो है वो मिड में और लो में हम कह रहे थे कि 45 से कम डेविएशन है, 45 से ज़्यादा, इस हिसाब से उसकी सब टाइप्स बना रहे थे। तो उसमें फिर हम देख लेना कि हमने कौन सा फोर्सअप अप्लाई करना है। ठीक है, आगे टेक्निक की वो बात करते हैं। तो टेक्निक जो है ना वो पहले ना इसमें एक होता है कि जो उसकी पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसने ये करना है। और एक इसमें ना टर्म कहते हैं फैंटम एप्लीकेशन। अब फैंटम एप्लीकेशन क्या है, कि फोर्सेप डिलीवरी से करवाने से पहले फैंटम एप्लीकेशन होनी चाहिए। फैंटम एप्लीकेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली फोर्सेप फिटस पे अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, आउटसाइड जो है वो ब्लेड्स को अप्लाई करके देखना है, उसका लोक आपसे सही लग रहा है, आपको सही अप्लाई करना आ रहा है, तो वो फैंटम एप्लीकेशन जरूरी है। पेयर को चेक करना है फोर्सेप को अच्छे से कि मैचिंग पेयर हमने उठाए हैं, अच्छे से इसका ब्लेड जो है वो लॉक हो रहा है। ये सब देखने के बाद फिर आपने फीटस की तरफ आना है। पहले आपने लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करना है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, पहले लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करते हैं बाद में राइट को। लेफ्ट ब्लेड को जो है इंसर्ट कर देते हैं और
हैंड रखा होता है ऑपरेटर ने अपना वेजाइना वॉल और ब्लेड के दरमियान पे, फिर आहिस्ता से वो लेफ्ट ब्लेड को अंदर लेके जाता है, फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ब्लेड को अंदर लेके जाता है, राइट हैंड से वो फिर बाद में राइट ब्लेड को लेके जाता है। जब उसे लगे कि अब अच्छे तरह से ब्लेड मेरे प्लेस हो गए हैं, फिर उसने जो है उसको, और ये जो ब्लेड है ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेड होने चाहिए, जैसे फिगर में भी उसने दिखाया। फिर उन्होंने वो इनको लॉक कर लेता है, ठीक है, आर्टिकुलेट लॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद फिर वो ट्रैक्शन अप्लाई करता है हैंडल से, यानी पुल करता है। अगेन वो वेंटोस वाली बात ही करता है कि ट्रैक्शन इंटरमिटेंटली अप्लाई करनी है और कोऑर्डिनेटेड विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मैटरनल पुश, यानी जब मदर पुश कर रही है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तभी ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, फिर आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। अब जो ट्रैक्शन है वो आपको जे शेप कर्व में अप्लाई करनी पड़ सकती है। जो यूजली आउटलेट फोर्सअप होते हैं उसमें ट्रैक्शन पेल्विस की शेप में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, उसमें सिंपली आप अपवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैक्शन लगाते हो, बेबी बाहर आ जाता है। लेकिन जो लो फोर्सअप है, मिड है, लो है, उनमें क्या करना पड़ता है, उनमें ना आपको ट्रैक्शन लगानी पड़ती है पेल्विस कर्व के हिसाब से, कि पहले आप डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगाते हो, बैकवर्ड लगाते हो, फिर आप जो है थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन लगाते हो, फिर एंड पे आप अपवर्ड एंड फॉरवर्ड लगाते हो। तो वो आपको थोड़ा पेल्विस की कर्व का ख्याल रखना पड़ता है, बट आउटलेट में ये इतना मसला नहीं होता। जब हेड की क्रोनिंग हो जाए, फिर जो है ना वो हेड को डिलीवर करवा लेना है। और वो कह रहा है कि मेजोरिटी फोर्सेप की डिलीवरी भी 3 पुल्स में हो जाती है। वैक्यूम का भी हमने कहा था कि 3 पुल में करवाना है, इसमें भी 3 पुल्स में हो जाती है। और अगर रोटेशनल डिलीवरी करवानी है उसके लिए बहुत स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए, प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए। और बस यही है, मतलब खत्म हो गया। इतनी ही चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। फोर्सेप भी हमने कम्प्लीटली देख लिया कि फोर्सेप जो है ज़्यादा मैटरनल ट्रोमा करवाता है, टीयर जिसकी वजह से, लैक्रेशन जिसकी वजह से आ जाती है, वुल्वर हीमाटोमा बन जाता है, रप्चर कर सकती है यूट्रस, पोस्टपार्टम हैमरेज हो जाता है। इसमें स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, फोर्सेप में ज़्यादा स्किल चाहिए, ठीक है। लेकिन फिटस का ट्रॉमा ये कम करवाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक था ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट में हमने सिजेरियन सेक्शन की बात करनी है।